हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम कॉस्ट अकाउंट का सबसे पहले वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मीनिंग से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। सबसे पहला मीनिंग आता है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि पहला चैप्टर ही किसके नाम पर है, कॉस्ट अकाउंटिंग के। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है जर्नल अकाउंटिंग की, जिसमें डिटेल्ड और सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है, चाहे वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है या किसी सर्विसेज से रिलेटेड है। और इस वे में लिखी होती है कि अगर आप किसी भी तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं टोटल अमाउंट की, या आप कह सकते हैं टोटल कॉस्ट की, या फिर पर यूनिट कॉस्ट की, तो आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। यानी इसको इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट भी जान सकते हैं और पर यूनिट कॉस्ट भी जान सकते हैं। एंड गाइडेंस फॉर एनालिसिस एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, और ये जो है गाइडेंस बताता है, यानी किस तरह से हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ये भी बताता है। और साथ ही साथ ये एनालाइज करता है कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कि अननेसेसरी कॉस्ट है। ठीक है, तो ये वो भी बताता है और उसको कंट्रोल करने के तरीके भी बताता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ICMA लंदन। ये जो डेफिनेशन है आपने एज इट इज लिखनी है। ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक टेक्निक है और एक प्रोसेस है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को जानने की कि कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है। ठीक है, एक तो टोटल कॉस्ट भी प्लस पर यूनिट कॉस्ट भी। जैसे मान लो हमने 1000 गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, 1000 गुड्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब 1000 गुड प्रोड्यूस किए, अब इसकी टोटल कॉस्ट बनती थी 1000 गुड की मान लो 10,000 रुपये। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये एक ऐसी टेक्निक है कि ये भी बताएगी कि टोटल कॉस्ट कितनी आई उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए और उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई। अब पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट तो है हमारे पास 10,000 रुपीज़ की। ठीक है, गुड्स कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं? 1000 रुपीज़ के, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 10 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आई, और ये पूरा पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल कर दिखाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट की डेफिनेशन। ये जो है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स। कॉस्ट जो है एक मेजरमेंट है मॉनेटरी टर्म्स के अंदर ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। यानी ये एक ऐसा मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजरमेंट है जो कि ये बताता है कि कितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज़ किए जाएंगे प्रोडक्शन के पर्पस के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन इन केस ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज। सर्विसेज को रेंडर किया जाता है और गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में क्या है? द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग ऑफ कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का भी मतलब यही है कि हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या किसी भी तरह की हम सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास कितनी कॉस्ट निकल कर आ रही है, उस कॉस्ट को जानना क्या कहलाता है? कॉस्टिंग। लेकिन इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है? इट इन्वॉल्व सिस्टम। इसके अंदर कुछ सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, मेथड इन्वॉल्व हैं, टेक्निक इन्वॉल्व हैं, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व है। क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस में अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर कॉस्ट के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं। नेचर के बेस पर अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर अलग है, यानी अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो ये जो कॉस्टिंग है ये एक ऐसा मेथड है जो क्लासिफिकेशन भी बताएगा, डिफरेंट मेथड्स बताएगा असर्टेनिंग ऑफ कॉस्ट के। फिर नेक्स्ट है द टेक्निक रेफर्स टू द प्रिंसिपल। अब टेक्निक का मतलब क्या है? यहाँ पर टेक्निक का मतलब है कि कौन से प्रिंसिपल्स या कौन से रूल्स हैं जो कि अप्लाई किए गए हैं कॉस्ट को पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, असर्टेन करने के लिए। कौन सी हैं? हिस्टोरिकल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एसेट्रा। जो प्रोसेस होता है कॉस्ट को असर्टेन करने का, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? उन्होंने बोला कि इंक्लूड करता है डे टू डे रूटीन ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट, कि डे टू डे जो भी रूटीन है उनको भी इंक्लूड करता है।
थ्रू द प्रोसेस रिलेटिंग टू एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट का एलोकेशन होता है, अपॉर्शनमेंट होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये 3 वर्ड्स हैं, अब इन 3 वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग क्या है। कॉस्ट एलोकेशन मीन्स एलोकेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय द कॉस्ट आइटम्स आर चार्ज डायरेक्ट टू द कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। एलोकेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक कॉस्ट आइटम में जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी एक्सपेंस हुआ है, हम डायरेक्टली किसी भी यूनिट पर चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी भी तरह से अगर मैं कहूँ एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, ठीक है, और वो ए प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो मैं ए प्रोडक्ट की कॉस्ट सेंटर पर चार्ज कर सकती हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलोकेशन। लेकिन कोई ऐसा खर्चा है जिसका हमें डिवीजन करना पड़ेगा, वो किसी एक यूनिट पर चार्ज नहीं किया जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे अपॉर्शनमेंट। जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर 2 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, ठीक है। वो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल है। हम किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल एलोकेट नहीं कर सकते, तो हमें नहीं पता कि इसकी कितनी डिवीजन होगी, मतलब कितना हम चार्ज करेंगे, तो डायरेक्टली उस चीज़ को चार्ज नहीं किया जा सकता। तो जहाँ पर अगर हमारी डिवीजन की बात आती है तो वहाँ पर कॉस्ट अपॉर्शनमेंट होता है, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, जैसे मान लो कोई नॉर्मल खर्चा है, हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक कंपनी जो है प्रोडक्ट ए बना रही है, वही कंपनी है, और दूसरा प्रोडक्ट बी बना रही है, ठीक है। प्रोडक्ट ए पर उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग का खर्चा किया है प्रोडक्ट किसके ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है। अब हमें पता है 10,000 रुपये एडवर्टाइजिंग में प्रोडक्ट ए के ऊपर लगाए, तो हम पूरे की पूरी डायरेक्टली हमें चार्ज कर देंगे इसके ऊपर। तो जो हम डायरेक्टली एक्सपेंस चार्ज कर सकते हैं, हमें कंफर्म पता होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलोकेशन, ठीक है। ये मैं मीनिंग इतने डीपली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपॉर्शनमेंट के केस में आपको एक चैप्टर दिया जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि हम कितना अपॉर्शन करेंगे, तो वहाँ पर दिक्कत ना आए, इसलिए मैं थोड़ा सा मीनिंग आपको डीपली बता रही हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन ए और प्रोडक्शन बी, ठीक है, 2 तरह के प्रोडक्ट थे जिसमें अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल मान लो कंपनी ने पे किया है 50,000 रुपीज़ का। अब हमें नहीं पता कि इसका कितना हिस्सा जाएगा, कितना हिस्सा नहीं जाएगा। क्या हम पूरा का पूरा ये डायरेक्टली ए प्रोडक्ट में एलोकेट कर देंगे, इस कंपनी में मान लो लॉस हो गया, इस प्रोडक्ट पर लॉस हो गया, तो वो कहते हैं कि पूरा खर्चा यहाँ पर ही एलोकेट कर दो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बी में भी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऑफ एक्सपेंस करेंगे, तो उस केस में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो उस केस में हम ये वर्ड यूज़ करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्शनमेंट कर रहे हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है एब्जॉर्प्शन। और ये जो अपॉर्शनमेंट होता है ना, ये एस्टिमेटेड बेसिस पर होता है कि उन्होंने कितना बेनिफिट रिसीव्ड किया, ठीक है। यानी प्रोडक्ट ए में कितना बेनिफिट हुआ उस इलेक्ट्रिसिटी का, या प्रोडक्ट बी में कितना बेनिफिट हुआ, और जितना भी बेनिफिट उन्होंने रिसीव किया होगा उसी तरह से उनका डिवीजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। ये एक प्रोसेस होता है असर्टेनिंग द चार्ज ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज, कि कितना चार्ज है हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट का, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन अदर वर्ड्स ओवरहेड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द फिजिकल यूनिट्स मैन्युफैक्चर। जैसे ओवरहेड जो होता है, खर्चा जो होता है ये ओवरहेड का, ये जो है फिजिकल यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर की गई हैं, वो पर्सन्स या वो जो फिजिकल यूनिट्स हैं वो एब्जॉर्ब्ड कर लेती हैं, यानी अपने अंदर ले लेती हैं। यानी वो जो लॉस है ना, वो फिजिकल यूनिट्स में डिस्चार्ज हो जाता है। और यूनिट्स ऑफ सर्विसेज रेंडर फॉर अ पीरियड, यहाँ पे सर्विसेज की बात बोल दी, आप चाहे प्रोडक्ट की बात बोले चाहे सर्विसेज की बात बोले। अगर कोई भी ऐसा खर्चा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और उसको जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन की फिजिकल यूनिट्स के द्वारा या फिर जो सर्विसेज रेंडर की गई हैं उनके द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, स्टडी ऑफ दोज कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट की स्टडी करना या टूल की या टेक्निक्स की जो कि हेल्प करते हैं असर्टेन और एनालाइज करने में कॉस्ट को। क्लियर है मीनिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा मेथड है जिसकी वजह से आपको क्या क्या पता चलता है, टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। और सर्विस, ऑर्डर, प्रोसेस और जॉब, आपको ये पता चलता है कि किस प्रोसेस से रिलेटेड है। जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर करेंगे और जॉब बैच कॉस्टिंग का चैप्टर करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ 3 एलिमेंट। कॉस्ट में हमेशा 3 एलिमेंट आते हैं आपके मटेरियल पे कितना खर्चा हुआ है, लेबर पे कितना खर्चा हुआ है, एक्सपेंस अदर जो आपके इंडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं या अगर कोई अदर जो खर्चा होता है वो सारा खर्चा आपकी क्या होती है, कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट अकाउंट सर्व्स अ टूल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इवैल्यूएट्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी डाटा टू प्रोवाइड नेसेसरी एडिक्वेट एंड रीजनेबल इंफॉर्मेशन फॉर इंटीग्रल प्लानिंग कंट्रोलिंग। यानी ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये क्या करती है, एक टूल है मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये जो है जितने भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी जो भी डाटा वगैरह होता है उनको एनालाइज करती है और डाटा टू प्रोवाइड नेसेसरी एंड एडिक्वेट रीजनेबल इन्फॉर्मेशन, उनको एनालाइज करके एक ऐसी रीजनेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से प्लानिंग हो जाती है, प्लानिंग करना आसान होता है, मैनेजरियल डिसीजंस लेना आसान हो जाता है, कंट्रोल करना बिजनेस के ऑपरेशंस को। तो इन कामों के लिए वो क्या करती है, एक एडिक्वेट और रीजनेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है थ्रू द इवैल्यूएशन या फिर हम कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी डाटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों इंक्लूड होती हैं। तो इनका पर्पस क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना भी और प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टेन करना भी। ठीक है, इट सर्व्स एज एन एसेंशियल टूल ऑफ द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी ये जो है एक एसेंशियल टूल बताती है कि एसेंशियल टूल है मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, कि आप डिसीजन अच्छे से मेक कर सकते हैं। यानी जो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन डिसीजन मेकिंग होता है कि इस तरह से डिसीजन लेना कि आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। तो ये सारे काम जो होते हैं ना, ये कॉस्ट अकाउंटेंसी बताती है। अब कॉस्ट कंट्रोल एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, बट जो एप्लीकेशन होती है कॉस्ट कंट्रोल मैथड की वो किसके अंदर आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग किसके अंदर इंक्लूड है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या क्या इंक्लूड था, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग। फिर कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स कौन से होते हैं, आपकी बजटरी कंट्रोल मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, ये सारे कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है जो कॉस्ट कंट्रोल डज नॉट नेसेसरी मीन्स कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का डायरेक्टली मतलब नहीं होता कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि इफ द प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड लेबर गोज अप, अगर जब भी कभी भी प्राइसेस जो है मटेरियल के या लेबर के बढ़ जाएंगे तो कॉन्सिक्वेंटली कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है, चाहे आपके इंक्रीज कॉस्ट हो रही हो, कॉस्ट बढ़ भी रही हो, तो भी आपकी कोई भी अबनॉर्मल वेस्टेज नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह की आइडल कैपेसिटीज नहीं रहनी चाहिए। आइडल मीन्स खाली कैपेसिटी। ठीक है, खाली काम नहीं रहना चाहिए और किसी भी तरह की अबनॉर्मल वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मेनली मतलब कॉस्ट रिडक्शन नहीं होता। क्या होता है कि अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है किसी भी रीज़न से, तो एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी, ग्रेटर आइडल कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी अलग है प्रॉफिट मेकिंग से। प्रॉफिट मेकिंग मीन्स सिर्फ आपने प्रॉफिट कमाना है, उसके अलावा कोई अदर फंक्शन नहीं होता। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना पोटेंशियल है कि वो प्रॉफिट को बना सके। ठीक है, कितना पोटेंशियल है। तो जो पोटेंशियल की बात आ जाएगी तब हमारा वर्ड यूज होगा प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, मीनिंग और रिलेशन में। ये कॉस्टिंग जो है क्या है, कंसर्न विद असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को जानने के लिए होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग किस लिए होता है कि कॉस्ट को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड होता है। और कॉस्ट अकाउंटेंसी ये किससे कंसर्न होता है कि कौन सी प्रिंसिपल यूज़ की जाएंगी, कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएंगी, कौन से मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग प्रोसेस में। ठीक है, इसका जो स्कोप है वो नैरो है कॉस्टिंग का, और कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप भी नैरो है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी का स्कोप वाइडर है बिकॉज कॉस्टिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होती है और कॉस्ट अकाउंटेंसी भी कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंक्लूड होती है कॉस्ट अकाउंटेंसी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ फंक्शनिंग। ये जो है स्टार्ट होती है बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड, जब अकाउंटेंसी एंड होगी तब ये स्टार्ट होगी। और ये जो है तब स्टार्ट होगी जब कॉस्टिंग एंड होगी, यानी ये एंड होगी तब ये स्टार्ट होगी, और ये वाली जब एंड होती है तब ये वाली स्टार्ट होती है। ठीक है,
और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है कॉस्टिंग सिस्टम का। कॉस्ट अकाउंटेंसी फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आपने ध्यान रखना है कॉस्टिंग है, और तीसरा पॉइंट हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है, जब कॉस्ट अकाउंटेंसी कंप्लीट होगा तो कॉस्टिंग स्टार्ट होगी, कॉस्टिंग कंप्लीट होगी तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, पर्सन्स इन्वॉल्व, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व हैं, ये जो है कॉस्ट अकाउंटेंट से रिलेटेड है। ये वाला जो वर्क होता है ये कॉस्ट कैटलॉग से रिलेटेड होता है, और इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट अकाउंट एज वेल एज मैनेजमेंट अकाउंट। ये जो है कॉस्ट अकाउंट को भी इन्वॉल्व करती है, प्लस मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, अकाउंट्स। ठीक है, अब नेचर और फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। अब इसको याद करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा वर्ड है, ठीक है, जो कि मैंने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। तो आप क्या याद रखेंगे, सिर्फ एक ये वर्ड याद रखो, और बाकी आपने ये पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं, आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर है? क्या करना है, साड एच, क्या वर्ड याद करना है, साड एच। एस का मतलब क्या है यहाँ पर, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ए का मतलब आर्ट एंड साइंस बोथ, और दूसरे वाले ए का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट। आर से रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन, डी से डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट, एंड एच से हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम इसी को सीरीज वाइज करते हैं। पहला है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की, जिसके अंदर डाटा का कलेक्शन और डाटा नहीं, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट का कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, अपॉर्शनमेंट, डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल, ये सब कुछ बताया जाता है। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, बट इट हैज़ इट्स ओन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस ऑल्सो। डबल एंट्री सिस्टम इसको बोला तो जाता है, उसके ऊपर बेस तो है, लेकिन इसके खुद के कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, पूरा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस नहीं है, अपने भी इसने कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन लिए हुए हैं। आर्ट एंड साइंस बोथ, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को साइंस कहें तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसके पास खुद के प्रिंसिपल्स हैं, खुद के रूल्स हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पर फॉलोड किए जाते हैं और सिस्टमैटिक मैनर में किए जाते हैं, इसलिए इसको हम साइंस बोल सकते हैं। अब आर्ट क्यों बोलते हैं, ये जो है आर्ट इसलिए है क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल और टेक्निक हैं वो यूज़ किए जाते हैं बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थ्रू कॉस्ट डाटा। कॉस्ट डाटा जो होता है वो हेल्प करता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो इसको हम आर्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक बनाया कि आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों है। रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन, इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एज अ प्रोफेशन, एज कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज, तो इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन ऑल्सो, क्योंकि द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोफेशनल असिस्टेंस टू कॉस्ट अकाउंटेंट। जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं उनको प्रोफेशनल असिस्टेंस या प्रोफेशनल नॉलेज दी जा रही है आजकल इन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो अब हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ प्रोफेशन ऑल्सो। ठीक है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफाइड फील्ड में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तो एक स्पेसिफाइड फील्ड की नॉलेज भी आप प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। यहाँ पर अलग अलग तरीके की टोटल कॉस्ट को भी निकाला जाता है, वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो है इट असर्टेन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। पहले सारी कॉस्ट को क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, ठीक है, उसके बाद उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर दो, उसके बाद एनालाइज करो और फिर रिकॉर्ड कर दो। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ऊपर जो है कॉस्ट को असर्टेन किया जाता है या कह सकते हैं डिटरमाइन किया जाता है। अब द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इंक्लूड, कॉस्ट के एलिमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। हमने पढ़ा था कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, मटीरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो मेन फंक्शन ये होता है कि जितनी भी टोटल कॉस्ट आ रही है उसको भी डिटरमाइन करना, और जितनी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है उसको भी डिटरमाइन करना। इट ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीट वर्क, और जो कॉस्ट होती है इनकम्प्लीट वर्क की या फिर कोई जॉब है उसकी कॉस्ट को भी डिटरमाइन करना कि अभी कोई वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, उसमें जब हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तब उस केस में हम उसकी भी कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास कितनी अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन हमारे पास कितनी कॉस्ट है और उस
कॉस्ट के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट वगैरह हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट। जो स्टैटिकल डाटा है आजकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट बनाने के लिए, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए और वेरियस जो कॉस्ट अकाउंट बनते हैं उनको बनाने के लिए, एंड आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन, और ये कॉस्ट कंपैरिजन कराने के लिए भी यूज़ किया जाता है स्टैटिकल डाटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। ये जो सिस्टम है प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन एंड मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड गाइडेंस फॉर द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फंक्शन है या हम कह सकते हैं ये जो सिस्टम है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है और मेजर्स भी बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। गाइडेंस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, हर एक लेवल के मैनेजमेंट को, चाहे आपके वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडल लेवल मैनेजमेंट है या फिर लोअर लेवल है, तो उन सबको गाइड करता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बताता है, डिसीजन मेकिंग का भी क्राइटेरिया देता है कि आप डिसीजन भी, जो मैनेजमेंट होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो डिसीजन भी ले सकें। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला कॉस्ट को क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस के ऊपर है, नेचर के ऊपर है, आपकी कंट्रोलेबिलिटी के ऊपर क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। फिर है कॉस्ट रिकॉर्डिंग। जब हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है लेजर अकाउंट्स के अंदर। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट एलोकेशन। इसके अंदर एलोमेंट ऑफ होल आइटम्स ऑफ कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर, कि कॉस्ट सेंटर पे पूरा का पूरा जो कॉस्ट का आइटम है उसको एलोकेट करने की बात आती है। और कॉस्ट यूनिट्स अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड बेसिस, और कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर पर क्या किया जाता है, पूरा का पूरा जो एक्सपेंस है वो एलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है, जो पहले से भी जो बेसिस है डिटरमाइन किया हुआ था। कॉस्ट डिटर्मिनेशन मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हो कॉस्ट मेजरमेंट। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि आप कंप्यूट करते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, डिपार्टमेंट्स को या अदर सेगमेंट्स की, इंटरप्राइज की सेगमेंट्स को, उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर क्या बनाई जाती हैं, कॉस्ट शीट बनाई जाती हैं, या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन अकाउंट बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए वेरियस टाइप की टेक्निक यूज़ की जाती हैं, लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया आपका, बजटरी कंट्रोल हो गया, क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स हो गई, आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट कंपैरिजन। इसका मतलब है कि आप अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, या तो करंट कॉस्ट को प्रीवियस कॉस्ट से, या फिर कुछ सिमिलर अदर जो कंसर्न्स हैं जो कि आपकी तरह बिजनेस को रन कर रही हैं, सेम बिजनेस को या किसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उनके साथ आप अपनी कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन का भी बेसिस देता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इसका यहाँ पे भी स्कोप है। स्कोप का मतलब होता है कि ये कितना ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास है कॉस्ट रिपोर्टिंग। इसका मतलब है कम्युनिकेशन ऑफ कॉस्ट डाटा ऑन रेगुलर बेसिस। जो भी चाहिए आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी डाटा चाहिए उसको कम्युनिकेट करना, जैसे मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, सम आउटसाइड एजेंसीज और मेड अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। यानी कोई भी डाटा है, जैसे मैनेजमेंट को जो डाटा चाहिए वो आप अवेलेबल कराएंगे रेगुलर बेसिस पर। कॉस्ट रिपोर्टिंग इसी को कहते हैं कि आपने जो भी कॉस्ट का डाटा है वो कम्युनिकेट करना है रेगुलर बेसिस पर। अब किस किस को कम्युनिकेट किया जाएगा, मैनेजमेंट को, किसी आउटसाइड एजेंसी को या फिर गवर्नमेंट को, जो जो उनके मतलब का डाटा होगा, ठीक है, जो वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। इसका मतलब है परमानेंट एंड जेन्युइन रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस और सर्विसेज रेंडर्ड। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है परमानेंट या जेन्युइन रिडक्शन की जानी चाहिए पर यूनिट कॉस्ट में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या किसी भी तरह की सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं। कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में क्या है कि नॉर्मल से आप कह सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। यानी आपने क्या देखना है कि कॉस्ट कितनी आई है, कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप देखना, और वेरियस डिटर्मिनेंट्स जो अलग फैक्टर्स हैं उनके बीच में भी जो कॉस्ट है उन सबको डिटरमाइन करना है, उनके बीच का रिलेशनशिप चेक करना है। कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है ऑडिटिंग जो है क्या होती है, एक एग्जामिनेशन होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग की भी एग्जामिनेशन होती है। इट मीन्स एन एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि कॉस्ट अकाउंट अप्रोप्रिएटली बन रहा है नहीं बन रहा, सारे रूल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है नहीं करता। ये जो एग्जामिनेशन होती है कॉस्ट ऑडिट की, जो कॉस्ट अकाउंटिंग की एग्जामिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। अडॉप्टेड बाय द बिजनेस। बिजनेस इसको अडॉप्ट करती है, क्यों करती है, कि उनको इफेक्टिवनेस और अप्रोप्रिएटनेस पता चल सके उनके बिजनेस की, या आप कह सकते हैं उनके कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग। ये जो यहाँ से हम जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।